देखिए अभी गोल्ड सिल्वर में प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आया है, ऑल्दो अगर आप लास्ट ईयर के लो से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ऊपर है। बट ये जो करेक्शन आया तो काफ़ी लोग ये पूछने लगे कि सर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टिंग करना हो तो क्या इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेंगे, फिजिकल ले लें क्या, एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा ना गोल्ड एंड सिल्वर के लिए एक ही चीज़ कहता हूँ कि फोकस ऑन ईटीएफ्स। ठीक है, तो ईटीएफ पे क्यों फोकस करना चाहिए हमें? गोल्ड ईटीएफ हर ब्रांड के आते हैं, एचडीएफसी का भी मिल जाएगा आपको, बहुत लोगों को रहता है ना बैंकिंग में फैसिनेशन वगैरह, तो वो सब भी मिल जाएगा आपको। पॉइंट ये है कि क्यों करना चाहिए ईटीएफ में ही एंड ना कि फिजिकल में। अगर आप कॉइन लेते हो गोल्ड के या सिल्वर के, मेकिंग चार्जेस जीएसटी वगैरह जोड़ जाड़ के सब आपको बहुत हाई पड़ जाएगा। या फिर आप ज्वेलरी ले लेते हो तो 25-30% तो मेकिंग चार्जेस में ही चला जाएगा। एंड क्या जिस दिन चाहोगे उस दिन आप बेच पाओगे, उस दिन आपको मनमाना रेट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वेयर ईटीएफ में कैसा है कि अगर आपने सुबह खरीदा और शाम तक रेट बढ़ गया, मार्केट ओपन है, तो आप उसको शाम को भी सेल करके अपना पार्ट प्रॉफिट ले सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से ईटीएफ गिरेंगे तो आप पहले बेच दो, एंड जब प्राइस नीचे आ जाए तो आप वापस उसको खरीद लो। बट ये वर्क कैसे करता है? क्योंकि लोग क्या है, लोग के सबसे ज्यादा डाउट ये होता है कि सर हम ईटीएफ को पैसा दे रहे हैं तो वो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस को रिफ्लेक्ट कैसे करता है? तो देखिए सिंपल तरीका है एकदम, इसमें एकदम कंफ्यूजन मत रखिएगा। और इंडिया में क्या मैकेनिज्म चलता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर का जो रेट होता है ना वो डिटरमाइन इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से होता है, राइट। बट इंडिया में ट्रैक किसको किया जाता है? एमसीएक्स को ही ट्रैक किया जाता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। मैं खुद 7 साल एमसीएक्स में था और मैं ऑडिट में था, और मैंने ये जितने भी सब इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जितने बैंक ब्रोकर्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशन, जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं, देखा है सबको वो कैसे काम करते हैं और क्यों आपके पैसे इनके पास सेफ रहते हैं। देखो मार्केट में करेक्शन आएगा ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्राइस कल 100 रुपए थी, आज 50 रुपए हो गई, ये किसी म्यूचुअल फंड वाले के हाथ में नहीं है। लेकिन वो 100 रुपए भी आपके सेफ थे, और अगर वो आज गिर के 50 हो गया है ना, ये 50 भी आपके सेफ रहेंगे, इसकी एश्योरिटी ये लोग जरूर रखते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम, स्ट्रक्चर, सेटअप इस तरह से बिल्डअप होता है। तो कोई अगर आपको ये कहे कि आपका गोल्ड ईटीएफ अब सेफ नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि भाई ऐसे बेवकूफों से दूर रहिए जिनको स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ही नहीं पता होता कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि मान लो अगर एक गोल्ड ईटीएफ है, ठीक है, मान लो आप एग्जांपल के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का आप नाम लेंगे ना तो लोग कहेंगे उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप किसी का भी नाम ले लो, या फिर सबसे अच्छा क्या रहेगा ना, किसी बैंक के ईटीएफ का नाम ले लो, क्योंकि बैंक तो पैसा देने आएगा नहीं मुझे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने बोल दिया चलो एचडीएफसी का ईटीएफ हो गया, एसबीआई का ईटीएफ हो गया, किसी का भी। तो मान लो एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने मान लो सुबह आप आए, 500 रुपए का आपने ईटीएफ में परचेज किया, आपने किया। आप जैसे और भी लोग होंगे पूरे इंडिया भर में, माल, और कुछ लोग ये भी होंगे जो बेचेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है वो नीचे से खरीद के बैठे 60,000 से, वो बेच रहा है कि भाई 1,40,000 चल रहा है, बेच देते, तो वो बेचेंगे। तो दिन के एंड में एक नेट पैसा पहुंचेगा म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है। अब उनको उस दिन की क्लोजिंग रेट पता है गोल्ड की, उस रेट में आपको वो यूनिट अलॉट कर देंगे। बट ये जो पैसा पहुंचा, क्योंकि कुछ लोगों ने खरीदा तो पैसे आए, कुछ लोगों ने बेचा तो पैसे वहां पे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो गए। नेट नेट जो बच गया, मान लो पॉजिटिव वैल्यू बच गई कि ज्यादा लोगों ने खरीदा है, कम लोगों ने बेचा है, ठीक है। अब मान लो से पूरे दिन के एंड पे 1,00,000 रुपए बच गए। तो अब 1,00,000 रुपए क्या करता है म्यूचुअल फंड, अपने कैश रिजर्व में पहले रखता है, ठीक है। उसके बाद जैसे धीरे 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 थोड़े पैसे आ गए, 1-2% कैश रिजर्व जनरली म्यूचुअल फंड इसलिए रखते हैं कि कोई रिडेम्पशन आया, यानी कोई बेच रहा है और उस दिन नेट नेट ज्यादा बेच दिया लोगों ने, खरीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज्यादा थे, यूजुअली बुल मार्केट में ऐसा होता है। तो वो क्या करेंगे, उस कैश रिजर्व से उस पैसे को पे आउट कर देंगे। बट क्या कैश वो जीवन भर कैश रखना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि उनको तो गोल्ड के रिटर्न्स आपको देने होंगे। तो मान लो 1-2% हमने कैश रखा टोटल फंड्स का, 1% 2% रखने से हमारा काम चल जाता है। उसके बाद जितने पैसे बचते हैं लोग उसका क्या करते हैं, ये फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं। तो अभी रिसेंटली
जब हुआ था तो सिल्वर की डिलीवरी में आपने सुना होगा लंदन में शॉर्टेज वगैरह हो गए थे, तो उसके कारण अचानक से सिल्वर का प्राइस शूट करते करते 4 लाख तक चला गया था इंडिया में, राइट। ध्यान होगा इंटरनेशनली $120 तक, ये यहाँ पे 4,000 तक चले गए, 4 लाख तक चला गया। सेम चीज गोल्ड में हुआ था, बट गोल्ड 1,80,000 के पास पहुंचा था, 1,80,000 के पास गोल्ड पहुंचा, वहां से करेक्ट होकर आज 140 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये हो रहा था तो उस समय शॉर्टेजेस थे, तो आप क्या, आपके मन में ये डाउट तो जरूर आएगा कि अगर कहीं शॉर्टेज है तो ये कैसे खरीद लेंगे, क्योंकि आप तो ईटीएफ में परचेज कर रहे हो, तो ईटीएफ में परचेज कर रहे हो तो ये जब शॉर्टेज ही है, सप्लाई नहीं है, तो ये कहां से खरीदेंगे। तो सेबी ने, क्योंकि देखिए एमसीएक्स भी सेबी के अंडर आता है, एनएससी बीएससी भी सेबी के अंडर आते हैं, म्यूचुअल फंड भी सारे सेबी के अंडर आते हैं। तो आप परचेज जब करते हो ईटीएफ तो एनएससी बीएससी पे करते हो, बट वो जो ईटीएफ होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं या एएमसी के होते हैं। तो जैसे एसबीआई का एएमसी हो गया, एचडीएफसी का एएमसी हो गया, निपॉन का हो गया, ये सब किसके अंडर आ गए, ये आ गए सब सेबी के अंडर। परचेज आप कहाँ कर रहे हो, एनएससी बीएससी पे कर रहे हो, और सेबी के अंडर एमसीएक्स भी आता है। तो एमसीएक्स में कैसा है ना कि अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप जब एंटर करते हो आपको फ्यूचर डेट पे उतना का गोल्ड डिलीवरी मिल जाता है। अगर आपका पोजीशन लॉन्ग का है, मतलब बाई साइड का पोजीशन है, तो आपको उतनी की डिलीवरी मिल जाती है। तो सेबी को ये रूल सेबी ने बहुत पहले बना दिया था, 2019 में ये रूल सेबी ने बना दिया था कि ईटीसीडी, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में म्यूचुअल फंड जरूरत पड़ने पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कभी फिजिकल शॉर्टेज रहा तो। यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड है, अब वो फिजिकल मार्केट में गया कि भाई हमको इतना केजी गोल्ड चाहिए, मान लो बोला 2 केजी हमको गोल्ड चाहिए, और फिजिकल मार्केट वाले कह रहे हैं कि सर आज तो सप्लाई नहीं है, 4 दिन बाद मिल सकती है। तो 4 दिन का रेट का रिस्क ना लेके ये लोग क्या करते हैं कि वो आज ईटीसीडी के थ्रू ही बाई करके रख देते हैं। बट अगेन ये एक्सेप्शनल सिनारियो में है, मोस्टली सप्लाई मिल जाती है, राइट। बट कभी ऐसा हो ही सकता है, जैसे अभी लंदन में शॉर्टेज वाला जो इशू हुआ था, तो उस समय क्या करते हैं ये लोग, अपना जो कैश रिजर्व्स है उसका कुछ पोर्शन, क्योंकि देखिए फ्यूचर जब आप ट्रेड करेंगे मार्जिन लग गया तो बहुत छोटा पोर्शन ऑफ द कैश रिजर्व यूज होगा, फिजिकल खरीदने पूरा कैश देना पड़ता। ईटीसीडी के थ्रू जब करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कैश रिजर्व रहेगा। लेकिन अब यही से मान लीजिए 4 दिन बाद इनको फिजिकल गोल्ड मिलने वाला है, लेकिन अगर मान लो यही 4 दिन में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, तो चूंकि इन्होंने वही गोल्ड का फ्यूचर खरीद के रखा है तो प्राइस मिल जाएगा। और मान लो इन्होंने आप कहोगे कि सर प्राइस गिर भी तो सकता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड भी तो वही रिफ्लेक्ट करता है ना कि प्राइस गिरा तो आपका वैल्यू को डाउन कर देंगे, प्राइस ऊपर गया तो आपके वैल्यू को अप कर देंगे। अपसाइड इनका प्रोटेक्टेड है, और डाउन साइड में आप कहोगे कि सर जब नीचे गया तब तो इनका फिजिकल है नहीं तो फ्यूचर्स में लॉस होगा, बट 4 दिन बाद तो डिलीवरी मिलने वाली है, और जब मिलेगी तो वो उसी रेट में मिलेगी, तो लोअर रेट में उनको डिलीवरी मिल गई, तो फिजिकल में उनको लोअर रेट में डिलीवरी मिल गई, तो टेक्निकली उनका फ्यूचर जो पोजीशन था वो उन्होंने हेज बना लिया एक तरह से, कि ऊपर के साइड में जब प्राइस जाएगा तो उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर्स के थ्रू मिल जाएगा, वो हम क्लाइंट को पास ऑन कर देंगे। और अगर हम शॉर्ट मार्केट, वहां से मार्केट का प्राइस गिर गया तो जब हमको डिलीवरी लेनी होगी तो ऐसे ही कम रेट में हमको डिलीवरी मिल जाएगी, तो फ्यूचर्स में जो लॉस दिख रहा है उतना ही कम रेट में हमको डिलीवरी भी मिल जाएगी, तो वहां पे बेनिफिट हो गया। तो ये यही पर्पस था ईटीसीडी का। इनफैक्ट जब फ्यूचर्स को समझाया जाता है ना ग्लोबली, तो गोल्ड का ही एग्जांपल दिया जाता है इंडिया में भी, कि आपके घर में मान लो शादी है तो फ्यूचर्स में आपने एंटर कर लिया, गोल्ड खरीद लिया, तो वो गोल्ड का एग्जांपल दिया था। वो आज से नहीं दिया रहा है, सालों से दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है, क्योंकि वो आपको एक हेज क्रिएट करके दे देता है, और इसीलिए आपके ईटीएफ जो है ना आपको गोल्ड के प्राइस का रेप्लिका देते रहते हैं हमेशा। तो ये समझ लो कि जो पैसे आपने ईटीएफ वालों को दिए वो पैसे वो मिसयूज नहीं करते हैं। मैंने जैसे बताया ना, कैश रिजर्व कुछ रखेंगे वो, क्योंकि रिडेम्पशन आ गया तो, और बाकी पैसा जो बच गया ना उससे फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर जैसा जरूरत हो वो खरीद लेते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट हो, जिसका वो म्यूचुअल फंड हो, जिसका वो ईटीएफ हो, वो खरीदेंगे। अगर मान लो फिजिकल में नहीं अवेलेबल है तो वो ईटीसीडी खरीदेंगे, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव। तो ऐसा फ्यूचर वो लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो नेट नेट जो भी गोल्ड का प्राइस का मूवमेंट होगा, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो या तो फिजिकल में बढ़ेगा, उतना ही आपके फ्यूचर्स में भी बढ़ेगा, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। और
जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेकिंग चार्जेस नहीं पे करने हैं, आपको जीएसटी नहीं पे करना है, और बेचने में जब आप जाओगे तो खाली स्टैम्प ड्यूटी जो लगता है लगेगा, बाकी आपको अलग से कुछ भी नहीं लगेगा, और वो बहुत नॉमिनल होता है, या ब्रोकरेज जो चार्ज लगेगा वो लगेगा, बहुत नॉमिनल होता है वो। तो आपको बेनिफिट पूरा गोल्ड के प्राइस का मिल जा रहा है, और फिजिकल गोल्ड खरीदना भी नहीं पड़ रहा है। पूरा गोल्ड का प्राइस का बेनिफिट आपने उठा लिया, फिजिकल गोल्ड खरीदा भी नहीं, सब कुछ सही हो गया, और क्या चाहिए आपको। तो गोल्ड ईटीएफ इसीलिए बेटर इंस्ट्रूमेंट हो गए। हाँ, अब यही है कि लोग बोलते हैं सर कौन सा वाला खरीद लें। देखो यार, जो भी बड़े नाम है, एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी बड़े नाम है, आपके ऊपर, आप खरीदो जिसको खरीदना है, ठीक है। जो बड़े नाम है उसमें से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना ही क्या है उसमें। और ऐसे भी ये सब मैंने जैसे बताया सब कुछ सेबी के अंडर है, तो कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो ये समझ के रखो कि ईटीएफ आपको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट रेप्लिका देगा, जो गोल्ड के प्राइजेस का रिटर्न है उसी तरह का रिटर्न ये देंगे, तो यही ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग ही गोल्ड एंड सिल्वर के लिए सबसे अच्छा है आज की डेट में। अब कुछ लोग कहेंगे सर सिल्वर क्या ऊपर जा सकता है, गोल्ड क्या ऊपर जा सकता है, तो किसको पता है। बट हाँ, हम ये गैस कर सकते हैं कि यस, जल्दी जल्दी ऊपर जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, गिर भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बट आपको रेडी रहना होगा कि कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखने जाएंगे बैक डेट में, कब आपने गोल्ड के प्राइसेस को गिरते देखा, कभी देखा आपने? ये जो 180 से 140 भी आया ना, वो 180 यूफोरिया में चला गया था बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट था, नहीं तो वो वहां भी नहीं गया होता। वो धीरे धीरे हर साल गोल्ड थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते रहता है, वही चल रहा है। प्लस इसमें एडवांटेज क्या हो जाता है कि जो करेंसी डेप्रिसिएशन है ना, उसका बेनिफिट भी आपको गोल्ड पे मिलता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि ग्लोबल रेट को लिया जाता है, उसको डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट किया जाता है, एंड फिर इंडियन रेट दिया जाता है, उसमें टैक्सेस वगैरह लोकल टैक्सेस जो है उसको जोड़ के, तो उससे फिर आपको आईएनआर जो डिप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट मिल गया, प्लस ये खुद भी बढ़ेंगे कभी ना कभी, उसका रिटर्न भी मिल गया। तो आईएनआर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस गोल्ड के खुद के अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो डबल अप्रिसिएशन बेनिफिट हो जा रहा है, और वही तो दिख रहा है। इसीलिए तो लास्ट 1 डेढ़ साल में गोल्ड एंड सिल्वर इतना ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो अगर कोई अभी भी डाउट करता है तो यार पता नहीं, लेकिन हाँ, ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो 5 साल 7 साल 10 साल होल्ड कर सके, जिनको फर्क नहीं पड़ता 2 4 5 साल होल्ड कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।